हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट एग्जामिनेशन 2024 के पेपर 2 कंप्यूटर साइंस वीडियो सीरीज में मैराथन 9 करने वाले हैं। और अगर आपने फर्स्ट 8 मैराथन अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप कंप्यूटर साइंस के अदर यूनिट जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डीबीएमएस जैसे इंपॉर्टेंट यूनिट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कवर किया हुआ है तो उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैराथन 9 करने वाले हैं, जिसमें कि हम टॉप 30 एमसीक्यूज देखेंगे जो सारे ही यूनिट से मिक्स रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि the analytical engine, the first fully automatic calculating machine was developed by। सो जो एनालिटिकल इंजन जो मशीन था हमारा, जो फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, उसका आविष्कार किसने किया था। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी इज ब्लेस पास्कल, ऑप्शन सी इज लेबनीज एंड द लास्ट ऑप्शन इज जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज चार्ल्स बेबेज। सो चार्ल्स बेबेज was invented the first analytical engine, which was the first fully automatic calculating machine or a device. So option A is the correct answer. The next question is कि which was the first mechanical calculating device। so इनमें से, ये हमारे चारों ऑप्शन में से फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था, तो ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवैक, ऑप्शन बी इज पास्कल लाइन, ऑप्शन सी इज एबेकस एंड द लास्ट ऑप्शन इज लेबनीज कैलकुलेटर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल लाइन। पास्कल लाइन ब्लेस पास्कल ने 1642 में पास्कल लाइन, जो कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑप्शन बी, पास्कल लाइन इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि first generation computer UNIVAC and ENIVAC was based on। So जैसे कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो टोटल 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे फर्स्ट जनरेशन था जिसमें कि यूनिवैक एंड इनिवैक जैसे मशीन्स को डिजाइन और इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो मशीन्स किस चीज पे आधारित थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी इज सेमीकंडक्टर, ऑप्शन सी इज वैक्यूम ट्यूब एंड द लास्ट ऑप्शन इज आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट। सो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वैक्यूम ट्यूब। तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो सारे के सारे वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थे, और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो सब के सब ट्रांजिस्टर पे बेस्ड ऑन थे। एंड द थर्ड वन, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो सारे के सारे आईसीज के बेसिस पे बने हुए थे, जिसमें कि हम सिलिकॉन एलिमेंट का यूज करते हैं, मेटल का। एंड देन द फोर्थ जनरेशन जहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि सबसे पहले लाइक जो भी मशीन बनाए जाते थे उसमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रो प्रोसेसर को, जहाँ पे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे का इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके बाद से जो हमारा उसमें वीएलएसआई और एलएसआई जैसे कॉन्सेप्ट भी आए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देन हमारा आया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट को यूज किया गया, और जो कि हम अभी प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स फिफ्थ, पांचों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इसके जो भी पीरियड से कौन कौन से ड्यूरेशन पे कब इंट्रोड्यूस किया गया, एक बार आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड फ्रॉम। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनका ड्यूरेशन कब से कब था, लाइक कब वो स्टार्ट किए गए और कब तक उसका एंड हुआ, तो ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1946 से 1959, ऑप्शन बी इज 1940 टू 1960, ऑप्शन सी इज 1959 टू 1965 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 1971 टू 1980। तो अगर मैं सेकेंड जनरेशन की बात करूं तो सेकेंड जनरेशन जो था वो हमारा 1959 से 1965 के बीच में रहा था। और अगर फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो वो 1946 से 1959 तक रहा, और सेकेंड जनरेशन हो गया। और थर्ड जनरेशन जो था वो हमारा 1965 के बाद से 1971 तक रहा। और फिर जो फोर्थ जनरेशन आया वो 1971 से 1980 तक रहा। एंड जो फिफ्थ जनरेशन था वो हमारा 1980 से अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो ये है फ्रेंड्स जो ड्यूरेशन और जो टाइम इंटरवल है वो आप ध्यान में रखिएगा, जिससे कि इससे भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर सेकेंड जनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारा जो
1959 से 1965 के रेंज में हमारा सेकंड जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर डेवलप्ड बिफोर फर्स्ट जनरेशन आर। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे जैसे कि यूनिवैक है, इनवैक है, तो इन सब कंप्यूटर के डेवलपमेंट से पहले जो कंप्यूटर डेवलप किए जाते थे वो किस तरह के कंप्यूटर होते थे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन बी इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्शन सी इज मैकेनिकल एंड द लास्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जो भी हमारे फर्स्ट जनरेशन से पहले, दैट मीन्स कि 1946 से पहले जो कंप्यूटर्स डिजाइन किए जाते थे वो सब के सब इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड पे बनाए जाते थे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि आपने मार्क वन का नाम सुना होगा। मार्क वन था हमारा एनालिटिकल इंजन था, वो सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो कॉन्सेप्ट है उसके आधारित में ही बने होते थे। एंड ये जो भी थे ये अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस में हम यूज करते थे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एज वेल एज जो मैकेनिकल पार्ट्स थे उनको कंबाइन किया जाता था और उसके बाद से कंप्यूटिंग डिवाइस को जनरेट और डिजाइन किया जाता था। तो these computers uses electrical signals to convert mechanical operations for computation। तो जो भी लाइक हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन हम इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के हेल्प से ही परफॉर्म कर पाते थे। तो दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैकेनिकल इज द करेक्ट आंसर। सो द कंप्यूटर्स दैट वर डेवलप्ड बिफोर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स दे वर electromechanical in nature. So option B is the correct answer. The next question is कि which process is used to map logical address of a variable length onto a physical memory। और ये फ्रेंड क्वेश्चन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा फाइल मैनेजमेंट है, देन हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट है, सीपीयू को कैसे स्केड्यूल करना है वो सारी चीज़ें हैं, देन हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। तो मल्टीपल मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं और उनमें से ही ये क्वेश्चन जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक से है। तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में मेजरली ऑपरेटिंग सिस्टम में हम दो टेक्निक्स यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज पेजिंग टेक्निक एंड द सेकंड वन इज सेगमेंटेशन टेक्निक। तो पेजिंग टेक्निक में क्या होता है, पेजिंग जो है वो भी एक स्पेशल तरह का मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें कि क्या होता है कि एक हमारे पास प्रोसेस रहता है और प्रोसेस इज व्हाट, अ प्रोसेस मींस अ प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन, सो दैट इज नोन एज प्रोसेस। तो हम जो भी प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन है, प्रोग्राम जो भी अंडर एग्जीक्यूशन है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो हम उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में स्टोर करना होता है हमें। तो क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है तो हम प्रोसेस को मेमोरी में स्टोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम फिक्स्ड साइज में उसको डिवाइड करते हैं। तो फिक्स साइज में डिवाइड करते हैं तो जो पीसेस बनते हैं, लाइक जो सब प्रोसेस बनता है उसको हम बोलते हैं हमारा पेज। लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरा प्रोसेस है, तो मैं इस प्रोसेस को क्या करूंगा कि फिक्स्ड साइज में इस इस प्रोसेस को डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो एक सेपरेट ये ब्लॉक जो बनेगा, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को हम बोलेंगे पेज। सो हमारे एक प्रोसेस में मल्टीपल पेजेस हो गए। तो जैसे ही हमने एक प्रोसेस को डिवाइड किया तो मल्टीपल पेजेस फॉर्म हो गए, मल्टीपल पेजेस क्रिएट हो गए। अब हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को मेन मेमोरी में, ये हमारा मेन मेमोरी है फॉर एग्जांपल, तो इस मेन मेमोरी को भी हम क्या करते हैं, इसको भी फिक्स्ड साइज में इसको भी डिवाइड करते हैं। तो जो साइज है दैट मीन्स कि ये जो साइज है, ये फॉर एग्जांपल कि ये मेरा मेन मेमोरी था, तो इस मेन मेमोरी को भी मैंने फॉर एग्जाम्पल इसका साइज जो है ये भी 2 KB स्टोर करेगा। और जो प्रोसेस की जो पेज बनी, एक पेज की साइज ये भी 2 है। तो इससे आप एक चीज कोरिलेट कर पाओगे कि द साइज ऑफ पेज दैट मस्ट बी इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम। तो जो मेन मेमोरी को जो हम डिवाइड करते हैं, जैसा कि प्रोसेस में जो ये हमने डिवाइड किया इसको मैंने बोला पेज। सो पी फॉर प्रोसेस एंड पी फॉर पेज। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारी प्राइमरी मेमोरी है या फिर मेन मेमोरी आप बोल सकते हो, तो इस मेन मेमोरी को हम डिवाइड किए फिक्स्ड साइज में। और उस फिक्स्ड साइज को, जो मेमोरी का जो हमने डिवाइड करने के बाद जो ये साइज बना, इस साइज को हम बोलते हैं फ्रेम। सो एफ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्रेम को। सो द साइज ऑफ पेज दैट मस्ट बी इक्वल टू द साइज ऑफ फ्रेम। तो इससे क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन जो प्रॉब्लम है, फ्रेगमेंटेशन मींस फ्रेगमेंटेशन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, जहाँ पे कि हम मेमोरी को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो वहाँ पे मेमोरी को वेस्ट होता है। तो वो चीज़ है हमारा फ्रेगमेंटेशन। मैं अभी वो चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। तो
यहाँ पे क्या है कि ये जो 2 साइज़ की जो हमारी पेज है, ये पेज को मैं क्या करूँगा उठा करके इस वाले ब्लॉक में, इस मेन मेमोरी जो कि जिसका साइज़ भी 2 केबी ही है, तो वो हमारा इसमें स्टोर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाती है। तो ये है पेजिंग टेक्नीक, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्रोग्राम है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, हम जस्ट उस प्रोग्राम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसको एक-एक करके कंटीग्युअस मेमोरी ब्लॉक्स पे हम उसको स्टोर कर देते हैं। तो ये है कंटीग्युअस और नॉन कंटीग्युअस वे में भी हम मेमोरी को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये ब्लॉक था, तो ये ब्लॉक फॉर एग्जांपल 2 केबी का था और ये वाला ब्लॉक फॉर एग्जांपल अगेन 2 लाइक केबी का है। तो ये पोर्शन फॉर एग्जांपल मेमोरी का फॉर एग्जांपल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये फॉर एग्जांपल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो अब इस वाले पेज को मुझे स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट जो एम्प्टी ब्लॉक होगा मेन मेमोरी में, उसमें मैं इस वाले पेज को मैं उठा करके यहाँ पे इसको स्टोर कर दूंगा। तो ये चीज होती है नॉन कंटिन्यूअस वे में भी हम पेजेस को प्रोसेस को हम स्टोर कर रहे होते हैं मेन मेमोरी में। तो ये चीज होती है हमारी पेजिंग टेक्निक। एंड नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन टेक्निक। तो सेगमेंटेशन टेक्निक में क्या होता है कि जो ये हमने प्रोसेस को डिवाइड किया, जो हमने प्रोसेस को इक्वल साइज पेजेस में डिवाइड किया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल साइज का करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स में क्या है कि फॉर एग्जांपल एक आपने ऐड नाम का फंक्शन बनाया और उस ऐड में आपने दो नंबर्स को पास किए, लाइक इंट ए एंड इंट बी। और उसके बाद से आपने एक यहाँ पे उसका लॉजिक लिखा, लाइक रिटर्न ए प्लस बी। तो इस तरीके से आपने एक एडिशन फंक्शन बनाया और उसका आपने उसकी एक बॉडी, उसकी एक डेफिनेशन दी कि रिटर्न ए प्लस बी। और नेक्स्ट आपने उस फंक्शन को अब आपको कॉल करना है, तो आपका मेन फंक्शन होगा जैसे कि हम जावा में बनाते हैं, सी प्लस प्लस में बनाते हैं। तो वहां पे अब आप इस ऐड फंक्शन को कॉल करोगे और उसमें दो लाइक ए और बी पास करोगे। तो ये आपको रिटर्न लाइक आउटपुट रिटर्न करेगा। तो अब इसमें क्या होता है सेगमेंटेशन में कि आपका ये जो फॉर एग्जांपल ऐड वाला जो लॉजिक है, ये ऐड वाला लॉजिक जो था, उसका आपका एक अलग फंक्शन हो गया और एक आपका मेन फंक्शन है। तो ये क्या करता है सेगमेंटेशन में कि एडिशन का ये जो फंक्शन है, इसको एक सेगमेंट में डिवाइड कर देता है और जो आपका मेन फंक्शन है उसको एक अनदर सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एडिशन का सारा कोड है, वो एक ही सेगमेंट में अवेलेबल होता है। और अगर पेजिंग की बात करें, तो पेजिंग में क्या है कि ये ऐसा चेक नहीं करेगा कि एडिशन का ये कोड है यहाँ से यहाँ तक है। ये क्या करेगा, जस्ट इसकी साइज यहाँ तक अगर मिली इसको कि ये अगर फॉर एग्जांपल एक्स साइज का है और ये भी एक्स साइज का है, तो ये क्या करेगा जस्ट उसको डिवाइड कर देगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द कोड। तो इससे क्या होगा कि ये जो सेगमेंट होगा ये कहीं दूसरे फ्रेम पे स्टोर होगा और ये वाला जो फ्रेम होगा ये किसी दूसरे मेमोरी एड्रेस पे स्टोर होगा। तो उससे क्या होता है कि इनकंसिस्टेंसी आ जाती है कि ये वाला जो इनकम्प्लीट कोड है, क्योंकि ये जो एडिशन का फंक्शन है ये इनकम्प्लीट कोड है, क्योंकि इसका आधा पार्ट तो यहाँ पे है। तो पेजेस में ये चीज नहीं चेक की जाती कि प्रोग्राम का लेंथ क्या है, प्रोग्राम में लॉजिक कैसे लिखा गया है, वो चीज को नहीं, वो जस्ट फिक्स्ड साइज में डिवाइड कर देता है। बट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि सेगमेंटेशन में एक यही डिफरेंस है कि ये जो भी हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के लॉजिक को समझता है और उसके बाद से लॉजिक को इस तरीके से हम इसमें इसको स्टोर करते हैं जिससे कि क्या हो कि हमारा एक ही सेगमेंट में सारा का सारा कोड आ जाए, जिससे कि बाद में समझने में इजी हो। तो ये है चीज सेगमेंटेशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेंथ ऑन टू दी फिजिकल मेमोरी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो सेगमेंटेशन है वो वेरिएबल लेंथ में, हम जो भी हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को पहले समझेगा और उसके बाद से जो भी प्रोग्राम की लेंथ होगी उसके बेसिस पे डिवीजन होगा। और पेजिंग में क्या होता है कि जस्ट हमारा जो प्रोग्राम है उसका जस्ट हम लेंथ चेक करेंगे और लेंथ के बेसिस पे हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, नो मैटर कि कहाँ पे कौन सा लॉजिक लिखा हुआ है। तो अगर हम जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि ये जो हमारा एडिशन का फंक्शन है और इसको जस्ट हम बीच से ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ए और बी को इनिशियलाइज किया है और यहाँ पे मैंने ए और ए प्लस बी किया है। तो ये वाला जो मेरा कोड होगा, इसके लिए तो ए और बी हमने इनिशियलाइज ही नहीं किया, क्योंकि ये जो प्लेस है, ये जो बाद में जो पेज बनेगा, ये पेज फॉर एग्जांपल इस लोकेशन पे स्टोर है और ये वाला जो पेज है ये हमारा इस लोकेशन पे स्टोर है। तो इससे अगर आप चेक करोगे तो इस वाले पेज के लिए ए और बी तो कहीं पे इनिशियलाइज ही हमने नहीं किया है। तो यही होता है प्रॉब्लम पेजिंग में कि हम पेजिंग में प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसको हम
अंडरस्टैंड करने के बाद डिवीजन नहीं करते, जस्ट फिक्स्ड लेंथ में उसको डिवाइड कर देते हैं। और वेरिएबल लेंथ दैट मीन्स कि सेगमेंटेशन में हमारा जो एडिशन का प्रोग्राम है, एडिशन का जो फंक्शन है, उसको जस्ट हमने एक सेगमेंट में, भले ही उसका साइज जो भी है, उसको जस्ट हमने उसमें स्टोर कर दिया, और उसके बाद से उस पूरे के पूरे सेगमेंट को हम किसी मेमोरी ब्लॉक में, किसी फ्रेम में स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से सेगमेंटेशन इज द बेस्ट टेक्निक वेयर वी यूज वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे हम लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस से मैप कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई एम होपिंग कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा पेजिंग एंड सेगमेंटेशन का। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि द की फीचर ऑफ डी रैम इज। सो डी रैम दैट मीन्स की डायनेमिक रैम, और डायनेमिक रैम जो है ये हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, जो कि वोलाटाइल इन नेचर है, उसमें हम डी रैम का यूज करते हैं। और हमारा दूसरा एक होता है एस रैम। एस रैम दैट मीन्स स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जहाँ पे कि हम जो कैश मेमोरी के तौर पे हम यूज करते हैं, और ये बहुत ही फास्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है। सो इसमें हमें डी रैम की फीचर पूछी गई है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज कि इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन एस रैम। Option B is it is faster than SRAM. Option C is it is bigger in size than SRAM. And the last option is it requires less power than SRAM. So अगर मैं DRAM के बारे में आपको बताऊं, तो DRAM जैसे कि मैंने बताया कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही एक टाइप है। तो बट ऑब्वियस है कि DRAM जो होगा ये भी वोलाटाइल इन नेचर होगा। तो इसमें बेसिकली हम ईच बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं कैपेसिटर में। तो जो हमारा डी रैम होता है वो कैपेसिटर से मिलके बना होता है, और जो एस रैम होता है ये हमारा ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। तो जो कैपेसिटर में क्या होता है कि हमारा ये लेस एक्सपेंसिव होता है, और इसका जो साइज है ये भी लाइक इफिशियंट वे में ये डेटा को स्टोर कर रहा होता है। और अगर हम एसरैम की बात करें, तो एसरैम में हम लैचेस को यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि डी रैम जो है ये थोड़ा सॉरी, तो एस रैम विल बी कॉस्टली इन नेचर। सो एस रैम जो है ये ज्यादा कॉस्टली होता है और एक्सपेंसिव होता है। तो डी रैम जो है, डी रैम इट रिक्वायर्स कांस्टेंट रिफ्रेशिंग ऑफ द स्टोर्ड डेटा टू मेंटेन इट्स इंटीग्रिटी। इस वजह से ही इसको हम डायनेमिक रैम बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डेटा स्टोर किया जाता है उसको टाइम टू टाइम हम रिफ्रेश करना होता है। तो दैट्स वाई इट इज डी रैम। और अगर हम इसकी की फीचर की बात करें, सो इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड चीपर देन एस रैम। सो दैट इज दी मेन फीचर ऑफ डी रैम ओवर एस रैम, कि ये कम लाइक कॉस्टली भी कम होता है, और ये चीपर होता है, दैट मीन्स सस्ता होता है। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि the time required for a pulse to decrease from 90 to 10% of its maximum value is called. सो हमारे ऑप्शंस हैं राइज टाइम, ऑप्शन बी इज डिके टाइम, ऑप्शन सी इज प्रोपगेशन टाइम, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्रांजिशन टाइम। सो सबसे पहले तो फ्रेंड्स डीके टाइम क्या होता है। सो डीके टाइम जो है ये भी हम डी रैम के ही लाइक कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज करते हैं। सो डी रैम इज व्हाट कि द ड्यूरेशन फॉर विच द स्टोर्ड डेटा कैन बी रिटेन्ड बिफोर इट बिगिंस टू डिग्रेड। So decay means what? Decay means degrade. Degrade means कम होना. That means decrease होना. तो decay time is the correct answer. Decay time में क्या होता है कि decrease. So ये क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि decay means degrade और decrease. तो जब हम जो हमारा decay time क्या है कि ये एक तरह का ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है, जिसमें कि जो भी हमारा स्टोर्ड डेटा है वो रिटेन हो जाता है बिफोर इट बिगिंस टू डिग्रेड। तो ये चीज नहीं होती है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The next question is कि the number of full and the half header required to add 32 bits number is। So हमें यहाँ पे 32 बिट के नंबर को ऐड करना है, तो उसके लिए हमें कितने फ्लिप फ्लॉप सॉरी कितने फुल एंड हाफ हेडर की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स इसका एक इजी सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें n बिट के नंबर को स्टोर करना है और ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमें n-1 नंबर ऑफ फुल एडर की ज़रूरत होती है, और वन जो है वन हमें हाफ एडर की ज़रूरत होती है। So our n is here 32. So if n is 32, so n minus 1 that will be that number of full adders will be required. So n minus 1 that is 31 full adder will be required, and one half adder will be required. So option D is the correct answer. The next question is ki FDD stands for. So FDD stands for Fiber Distributed Data Interface. Option B is Fiber Data Distributed Interface, and the option C is Fiber
ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरफेस, ऑप्शन डी इज फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूल इंटरफेस। सो जो एफडीडी है, एफडीडी हमारा लैन में यूज किया जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क में यूज किया जाता है, एंड एफडीडी स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एफडीडी का जो यूज है, दैट मीन्स जो स्पीड होती है, ये 100 एमबीपीएस की स्पीड होती है। और ये जो है बेसिकली हाई स्पीड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं हम डेटा ट्रांसमिशन के लिए ओवर लैन, ओवर लोकल एरिया नेटवर्क। तो एफडीडी जो है ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करता है, जिससे कि जो हाई बैंडविड्थ है और रिलायबिलिटी ज़्यादा हम अचीव कर पाते हैं इसके थ्रू। और इसका यूज़ जो है बेसिकली लार्ज स्केल नेटवर्क में हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन एरिया है या फिर कैंपस बैकबोन है, तो उन सब जगहों पे हम एफडीडी का यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली ड्यूल रिंग टोपोलॉजी पे वर्क करता है। ड्यूल रिंग टोपोलॉजी मतलब कि वहाँ पे दो रिंग होंगी, और उस दो रिंग में अगर एक रिंग कहीं पे लाइक वर्किंग उसकी रुक जाती है या फिर उसमें कोई फेलियर ऑकर हो जाता है, तो वो चीज़ हमारा ऑपरेशन जो है वो रुकता नहीं है, वो फिर सेकंड रिंग जो होता है, क्योंकि ड्यूल रिंग है तो दो रिंग होंगे, तो जो अगर फर्स्ट रिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना रुक रुक जाता है किसी कारण से, तो जो सेकंड वाला रिंग है वो ऑपरेशन को कंटिन्यू रखता है। सो इस वजह से ये इस वजह से भी फास्ट होता है, क्या, क्योंकि यहाँ पे ड्यूल रिंग टोपोलॉजी पे ये प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। सो एफडीडी स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, एंड इट provides a high speed networking, and it is used for data transmission over LAN or over metropolitan areas। and इसका यूज जैसे कि मैंने बताया कि इट ऑपरेट्स ऑन द ड्यूल रिंग टोपोलॉजी। सो इफ वन ऑफ द रिंग stops working, then it will continue operating through the second ring, which is available in the its architecture. So option E is the correct answer. The next question is कि which type of topology is used in FDDI? So fiber distributed data interface में कौन सी topology हम use करते हैं? तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि it operates on the dual ring topology. So option C is the correct answer, जहाँ पे हमारे पास दो ring topology आपस में connected रहती है, और if one of the ring stops working, then it will continue operating through the second ring. So option C is the correct answer. The next question is कि which topology covers security and robustness, eliminates the traffic factor? So इसके options हैं mesh topology, option B is star topology, option C is ring topology, and the last option is bus topology. So इसका correct option हो जाएगा option A, mesh topology। mesh topology में क्या होती है कि हमारे पास for example कि अगर 3 nodes है, तो उस 3 nodes से हर एक node से उस node पे जाने के लिए पॉसिबल पाथ अवेलेबल होता है। जैसे कि ये अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे जो हमारा जैसे कि ये नोड है, तो इस नोड पे हम इस पाथ से भी जा सकते हैं और इस पाथ से भी जा सकते हैं। तो हमारे पास लाइक एक से ज़्यादा पॉसिबल लाइक चैनल्स बने होते हैं, जिसके थ्रू हम डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा सोर्स नोड है और ये मेरा डेस्टिनेशन नोड है, तो मेरे पास इस नोड के बीच में चैनल ऑलरेडी स्टैब्लिश है और इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नोड ही नहीं है, तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी जैसी कोई लाइक प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिंक बना होता है सोर्स नोड एज वेल एज डेस्टिनेशन नोड के बीच में। सो देर इज नो एनी इंटरमीडिएट नोड्स, देर इज नो राउटर्स। तो इन सब तरह की नेटवर्किंग डिवाइस बीच में कोई भी अवेलेबल नहीं होता, तो इससे सिक्योरिटी लाइक हाईली सिक्योर होता है ये। रोबस्टनेस की बात की जाए, तो रोबस्टनेस में फॉर एग्जांपल कि अगर एक कोई चैनल जो है, एक चैनल अगर स्टॉप हो जाता है वर्किंग, एक चैनल काम करना बंद हो जाता है, तो हमारे पास अदर पॉसिबल पाथ भी होती है जिसके थ्रू हम इस वाले पे डेटा भेज सकते हैं। अगर ये वाला चैनल लाइक स्टॉप वर्किंग, देन वी कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम दिस चैनल थ्रू दिस नोड, एंड देन फ्रॉम दिस नोड टू दिस नोड। सो ये भी एक पॉसिबल तरीका है जिससे कि हम रोबस्टनेस को अचीव करते हैं। और ट्रैफिक फैक्टर की बात करें, तो ट्रैफिक फैक्टर में लाइक ट्रैफिक फैक्टर तब होता है जब एक सिंगल पॉइंट ऑफ कंजेशन हो। लाइक एक सिंगल पॉइंट है, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास एक सेंट्रल हब होता है और उसी सेंट्रल हब की तरफ से डेटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नोड तक पहुँचता है। तो यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट है जिस जहाँ पे कंजेशन हो जाता है। ये वाला जो नोड होगा, ये भी नोड अपना डेटा भेजेगा, ये भी नोड अपना डेटा भेजेगा एट द सेम टाइम। तो उससे क्या होगा कि ये जो सेंट्रल हब है, ये हब पे
चारों तरफ से रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे कंजेशन क्रिएट होगा, वहाँ पे ट्रैफिक, लाइक वहाँ की जो हाई हाई ट्रैफिक बढ़ेगी, तो उससे पैकेट लॉस होने के चांसेस बढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी चैनल पे हैवी ट्रैफिक नहीं बन पाती। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज मेश टोपोलॉजी that covers security, robustness, as well as it eliminates the traffic factor. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इज इनकरेक्ट अबाउट सबनेट। तो सबनेट का आपने नाम सुना होगा नेटवर्किंग में। सबनेटिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक ग्लोबल नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को हम डिवाइड करते हैं जिससे कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो भी डिवाइड हो जाता है, और उससे जो हमारे नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कनेक्ट होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट हम उससे क्या होता है, हम सिक्योरिटी अचीव करते हैं, और उससे हम जो हमारा बड़ा सा नेटवर्क है उसको हम छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम सबनेटिंग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबनेटिंग से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो वो कौन सा है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि रिलीविंग नेटवर्क कंजेशन, ऑप्शन बी इज रियलोकेटिंग reallocating the IP addresses. Option C is joining two extensive network together, and last option is improving the network security. So जैसा कि मैंने बताया कि subnetting is what? Subnetting is a process of dividing a global network, dividing a large network into sub networks. तो हम यहाँ पे नेटवर्क को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, और सबनेटिंग में हम दो नेटवर्क को ज्वाइन नहीं कर रहे होते बल्कि नेटवर्क को डिवाइड करके दो अलग अलग नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द प्रोसेस बाय विच अ नेटवर्क सेल्फ रिपेयर्स नेटवर्क प्रॉब्लम इज कॉल्ड। तो इसमें एक ऐसा प्रोसेस पूछा गया है जिसमें कि नेटवर्क जो है वो खुद के प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर रहा होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि एटेन्युएशन, ऑप्शन बी इज बीकोनिंग, एंड ऑप्शन सी इज बैंडविड्थ, ऑप्शन लास्ट ऑप्शन इज डिस्टॉर्शन। सो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बीकॉनिंग। सो बीकॉनिंग इज दैट प्रोसेस जहाँ पे नेटवर्क जो है वो सेल्फ रिपेयर कर रहा होता है नेटवर्क प्रॉब्लम को। तो बीकॉनिंग जो है ये बेसिकली हमारा प्रोसेस इन नेटवर्किंग वेयर अ नेटवर्किंग डिवाइस periodically sends out a special signal that is known as beacon, and to announce its presence and availability. So option B is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रेलवे ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आपने ट्रांसमिशन मोड का लाइक हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में there are three types of transmission mode. The first one is simplex, the second one is half duplex, and the third one is full duplex. तो simplex में क्या होता है कि data is transmitted only at one time, like हमारे पास एक source node होगा, एक हमारे पास destination node होगा। तो जो डेटा है वो कोई एक ही पर्सन भेज सकता है, लाइक सोर्स भेज सकता है या फिर जो हमारा डेस्टिनेशन नोड है वो भेज सकता है। सो एट अ टाइम दैट मीन्स कि कोई एक ही डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, एंड द सेकेंड वन विल ओनली रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, रिसीव दैट डेटा। और अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो बोथ द एंटिटीज कैन सेंड द डेटा बट ओनली वन एट अ टाइम। तो यहाँ पे दोनों ही जो हमारे नोड हैं दे आर कैपेबल टू सेंड डेटा, बट दे कैन सेंड डेटा ओनली वन एट अ टाइम। सो इनमें से कोई एक जो होगा वही एक बार में डेटा ट्रांसफर कर पाएगा चैनल के ऊपर। एंड फुल डुप्लेक्स जो है, फुल डुप्लेक्स में बोथ द एंटिटीज आर कैपेबल टू सेंड द डेटा, एंड दे कैन सेंड डेटा टुगेदर एट द सेम टाइम ओवर द चैनल। सो फुल डुप्लेक्स में जो भी हमारा चैनल है उस चैनल पे दोनों ही एंटिटीज एक बार में चैनल पे डेटा को लाइक सेंड कर सकती है और रिसीव कर सकती है। सो रेलवे ट्रैक, जैसा कि आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक पे जो हमारी ट्रेन होती है वो लाइक दोनों तरफ से आ जा सकती है, बट एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे दो ट्रेनें उस रेलवे ट्रैक के थ्रू नहीं जा सकती। सो either they are capable to like go upward और backward डायरेक्शन, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बार में एक ही तरफ से जो ट्रेन है वो आ सकती है। दैट्स वाई इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ डुप्लेक्स।
और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम सफर्स फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट। सो इनमें से कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो कॉन्वॉय इफेक्ट से सफ़र करता है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम, ऑप्शन बी इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑप्शन सी इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सो कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। सो कॉन्वॉय इफेक्ट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और हमारे पास एक सिंगल सीपीयू है। तो हमारा फॉर एग्जांपल जो सबसे फर्स्ट प्रोसेस होगा, हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल 3 प्रोसेसेस हैं और इन तीनों प्रोसेस को हमें सीपीयू को एलोकेट करना है, सीपीयू से एग्जीक्यूशन परफॉर्म कराना है। तो सबसे पहले प्रोसेस वन आएगा। सो प्रोसेस वन को अगर एग्जीक्यूट करने में फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स लगते हैं, लाइक कंप्लीट एग्जीक्यूट करने में टोटल 2 मिनट्स लगते हैं, और जो प्रोसेस टू है उसको फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट करने में 4 मिनट लगते हैं, और प्रोसेस थ्री को एग्जीक्यूट करने में 1 मिनट लगते हैं फॉर एग्जांपल। तो इससे क्या होगा, जब हम प्रोसेस वन को सीपीयू को एलोकेट करेंगे, ये हमारा सीपीयू है, तो जब हम इस सीपीयू को एलोकेट करेंगे तो 2 सेकंड के बाद हमारा प्रोसेस वन लाइक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम फिर प्रोसेस टू एलोकेट करेंगे अपने सीपीयू को, देन 4 सेकंड के बाद से फिर जो हमारा थर्ड प्रोसेस है वो जाएगा सीपीयू के अंदर, और 1 सेकंड के बाद से प्रोसेस थ्री भी कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस चलता है। तो जैसे जैसे प्रोसेस आते जाएंगे वैसे वैसे हम सीपीयू को देते जाएंगे, और सीपीयू का जो भी प्रोसेस का लाइक कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम होगा, कंप्लीशन टाइम होगा, उतने देर तक सीपीयू उस प्रोसेस पे रहेगा और उसको एग्जीक्यूट कर रहा रहेगा। तो इसके बाद से फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रोसेस वन है, इसको फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट होने में 200 सेकेंड लग रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो अगर प्रोसेस वन को कंप्लीट होने में 200 सेकेंड लग रहे हैं, तो प्रोसेस वन जब आएगा तो जैसे ही आएगा वैसे ही हम सीपीयू को एलोकेट कर दिए, और अभी ये 2 और 3 प्रोसेस अवेलेबल नहीं है रेडी क्यू में फॉर एग्जांपल। तो ये प्रोसेस वन सबसे फर्स्टली आया और उसको हमने सीपीयू को अलोकेट कर दिया, असाइन कर दिया। तो अब सीपीयू क्या है, ये 200 सेकंड तक ये बीजी स्टेट में रहेगा, क्योंकि ये प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। और जैसे ही 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड होगा, वैसे ही प्रोसेस टू भी रेडी क्यू में आकर के वेट कर रहा होगा। तो आप यहाँ पे एक चीज नोट करना कि यहाँ पे इसका 4 सेकेंड में ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। इवन दो ये 1 और 4 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा, फिर भी ये वेटिंग स्टेट में रेडी क्यू में ये वेट ही कर रहा होगा। तो यही हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट है कि वैसे प्रोसेस जो कि जिनका बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम सबसे कम है, वो फिर भी वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा सीपीयू जो है वो किसी लार्ज बर्स्ट टाइम और लार्ज कंप्लीशन टाइम को प्रोसेस को लेकर के एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो उस केस में जो हमारे लिस्ट बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस हैं वो भी वेट कर रहे होते हैं। तो यही है हमारा कॉन्वॉय इफेक्ट। तो कॉन्वॉय इफेक्ट कौन से शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में अप्लाई होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व। तो जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में आएंगे, और अगर उसी प्रोसेस का जो सबसे फर्स्टली आया हमारे क्यू में, अगर उसी प्रोसेस का जो टाइम है, ये अगर 200 सेकेंड उसको कंप्लीशन टाइम है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होता है। दैट मीन्स कि अगर वो एक बार सीपीयू को अलोकेट कर दिया गया है, तो वो तब तक एग्जीक्यूट वो सीपीयू के पास में ही रहेगा जब तक कि वो कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो यही होता है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग, जिसमें कि हम प्रोसेस को लाइक जो हमारा सीपीयू है उससे हम फोर्सफुली उसको रिलीज नहीं कर सकते। सो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक सीपीयू हम उससे रिलीज नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज। एंड नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग में ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वर्क करता है, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एफसीएफएस में ही कॉन्वॉय इफेक्ट लागू होता है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कॉन्वॉय इफेक्ट लागू होता है, एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो कॉन्वॉय इफेक्ट है ये क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि if there are multiple process which wants to get execution from CPU, so if the first process that enters into the ready queue, if that process takes 200 seconds to get its complete execution, so if that process that comes firstly into the ready queue, that will be assigned into the CPU, because this is the first process that comes or that enters into the ready queue. So हमने just इस process को CPU को assign कर दिया, और CPU जो है वो 200 सेकेंड टाइम तक
जो है वो बीजी स्टेट में ही रहेगा. सो दीज टू प्रोसेस दैट टेक्स ओनली 4 सेकेंड टू कंप्लीट, एंड द थर्ड प्रोसेस विल टेक ओनली 1 सेकेंड टू गेट इट्स execution done. So even though they have the list burst time, then also they are waiting for their turn to get the execution from the CPU. So this is what convoy effect is. So those process which has list burst time, they are also waiting into the ready queue, since the CPU is busy because of the first process which has a large burst time. So this is what convoy effect states that, and it is applied under the FCFS scheduling algorithm. First comes, first serve. So option B is the correct answer. The next question is कि a piece of code which is used to initialize all the devices as soon as the power is switched on is known as. So एक piece of code है जिसका यूज हम करते हैं to initialize all the devices. जैसे ही आप कंप्यूटर को अपने ऑन करते हो तो बैकएंड में जो है सबसे पहले बूट लोडर होता है, बूटिंग होती है. तो उसके बाद से बूटिंग कंप्लीट होने के बाद से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है मेन मेमोरी में, और उसके बाद से सारा जो कंट्रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया जाता है, जिसमें कि फाइल को रीड करना, राइट करना, और जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो सारी चीजें. तो ये जो पीस ऑफ कोड है इसको क्या बोला जाता है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी इज कर्नल, ऑप्शन सी इज बूटस्ट्रैप, एंड द लास्ट ऑप्शन इज लोडर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बूटस्ट्रैप. The next question is कि which was the first operating system to manage buffer, provides sharing, program sharing, and allows execution assembly language program. So इसमें हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है जिसमें कि बफर्स को शेयर किया जाता था, मैनेज किया जाता था, एंड प्रोग्राम को शेयर किया जाता था, और जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है उसके एग्जीक्यूशन को भी अलाउ करता था. तो वो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, option B is a centralized operating system, option C is a share operating system, and the last option is network operating system. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था. और इसमें ही हमारा जो बफर है इसको मैनेज करना, और जो भी असेंबली लैंग्वेज के ऑपरेशंस हैं, प्रोग्राम है, उसको अलाउ करना. सो ये जो है ये बेसिकली शेयर यूजर ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज आईओ कंट्रोलर. सो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको कि हम आईओ कंट्रोलर के भी नाम से जानते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि डिवाइस मैनेजमेंट, ऑप्शन बी इज प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी इज मेमोरी मैनेजमेंट, एंड द लास्ट ऑप्शन इज फाइल मैनेजमेंट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट में ही हम जो भी आईओ ऑपरेशन, पेरिफेरल डिवाइस से जो भी इनपुट और आउटपुट जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वो सारी की सारी हम डिवाइस मैनेजमेंट में ही करते हैं, जिसे हम आईओ कंट्रोलर के नाम से भी जानते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रैड इन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड्स फॉर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने रैड का नाम सुना होगा, तो रैड स्टैंड्स फॉर ये पूछा गया है. सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि रिवर्स आर्किटेक्चर ऑफ इंटरनेट डेटा, ऑप्शन लाइक बी इज रिडंडेंट आर्किटेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा, ऑप्शन C is redundant array of independent data, and the last option is reverse array of internet data. सो इसकी अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट बिट्स. सो ये जो है ये भी एक तरीका होता है ऑफ स्टोरिंग द सेम डेटा इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द मल्टीपल हार्ड डिस्क. सो रैड जो है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा इज द फुल फॉर्म ऑफ रैड. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. The next question is कि a method that divides process into pieces and saves only the instruction that are important into the memory is called. सो ये एक ऐसा प्रोसेस पूछा गया है जिसमें कि हम प्रोसेसेस को पीसेस में डिवाइड करते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन लाइक मैंडेटरी है और इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, जस्ट हम उसी को मेन मेमोरी में होल्ड करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं. तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह के लाइक टेक्निक को, मेथड को हम क्या बोलते हैं? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज डिवाइड पेजिंग, ऑप्शन बी इज ओवरले, ऑप्शन सी इज सेगमेंटेशन, एंड द लास्ट ऑप्शन इज फ्रेगमेंटेशन. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओवरले.
तो ओवरले क्या है कि ये भी एक मेथड है दैट अलाउज प्रोग्रामर टू बी लार्जर देन द कंप्यूटर मेन मेमोरी, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, रैम होता है, वो हमारा लिमिटेड होता है और उसमें हम हर एक प्रोसेस के पीसेस को स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये लिमिटेड मेमोरी होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम का जो इसेंशियल पार्ट है, जस्ट हम उसी को लेके मेन मेमोरी में आते हैं और जैसे ही वो पार्ट डन हो जाता है देन वी पुल इट बैक एंड अनलोड इट, और उसके बाद से हम जो अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है उसको हम फिर अगेन लोड करते हैं मेन मेमोरी में, एंड वंस इट इज डन देन वी अगेन पुल इट बैक। तो इस तरीके से जो इसेंशियल पार्ट है, द essential part of the program that only resides into the main memory, that only saves into the main memory, and the other non-essential part and the unwanted part keeps away from the main memory and it is stored in the secondary memory. So overlay is a technique जहाँ पे हम जो मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो लाइक ऑप्टिमल वे में कर रहे होते हैं, और यहाँ पे मेमोरी चूंकि लिमिटेड है इस वजह से हम जो एसेंशियल पार्ट है दैट ओनली कीप्स इनसाइड द मेन मेमोरी एंड द अदर रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विल बी इनसाइड द सेकेंडरी मेमोरी। तो ये प्रोसेस जो है ये मैनुअली भी किया जाता है, तो मैनुअल मैनेजमेंट भी होता है इसमें। तो ओवरले जो है वो यही टेक्निक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग लिंक लिस्ट ओवर एन एरे। सो एरे के अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो लिंक लिस्ट की डिसएडवांटेज पूछी गई है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज रैंडम एक्सेस, ऑप्शन बी इज फिक्स्ड साइज, ऑप्शन सी इज मेमोरी इफिशियंसी, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इजी ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज रैंडम एक्सेस। हम लिंक लिस्ट में रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, सीक्वेंशियली हमारा जो पॉइंटर होता है उसके थ्रू हम जाते हैं जो हमारा रिस्पेक्टेड नोड होता है उस पे। और जो एरे है उसमें जस्ट हम इंडेक्स के थ्रू, हम अगर हमें एरे के जीरोथ इंडेक्स फाइंड करना है तो हमारा फॉर एग्जांपल एरे का नेम है ए, तो हम ए के जस्ट जीरो इंडेक्स से हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज है कि हम इसमें रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट अ सेट। तो सेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इनमें से कौन से डेटा स्ट्रक्चर की यूज होती है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैक, ऑप्शन बी इज क्यू, ऑप्शन सी इज हीप, एंड द लास्ट ऑप्शन इज हैश टेबल। सो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैश टेबल। हैश टेबल से हम हैश सेट का आपने नाम सुना होगा जब आप जावा में कोडिंग करते होगे। तो सेट इज व्हाट, सेट में हम जो डुप्लीकेट एंट्रीज होती है वो चीज ये रिमूव करता है। तो सेट जो है ये भी एक हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हैश टेबल का यूज करते हैं, हैश डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं टू इम्प्लीमेंट सेट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल एल्गोरिथम। सो इनमें से कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है वो स्टेबल है। सो स्टेबल दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपको एरे दिया गया है, तो एरे में फॉर एग्जांपल 1 है, देन 3 है, देन आपका 2 है, देन आपका अगेन 2 है, और फिर आपका फॉर एग्जांपल 6 है। तो ये फॉर एग्जांपल आपका एक एरे का एलिमेंट्स है और ये आप देख रहे हो कि ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में है अभी। तो इसको जब हम सॉर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दो बार सेम एलिमेंट है, लाइक टू टू जो है वो दो बार अपीयर हो रही है एरे में। तो इसमें स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो 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 ये वाला टू है, ये टू जब फर्स्ट में है तो ये वाला टू फर्स्ट में ही आएगा जब हम सॉर्टिंग कर रहे होंगे। तो ये वाला टू यहाँ पे आएगा और ये टू यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे ये ऑर्डर मेंटेन रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये वाला टू उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला टू उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो यही होती है स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम में स्टेबल का मतलब। तो स्टेबल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है एरे के एरे में, तो वहां पे जो उसका ऑर्डर है वो ऑर्डर रिटेन किया जाएगा। दैट मीन्स कि वो परसिस्ट रहेगा, वो ऑर्डर एज इट इज जो हमारा रिजल्टेंट एरे रहेगा उसमें भी वो ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। तो यही होता है सॉर्टेड और स्टेबल एल्गोरिदम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो है हमारा इंसर्शन सॉर्ट है। तो ये सारे के सारे स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम के एग्जांपल्स हैं। और अगर आप क्विक सॉर्ट की बात करो, हीप सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, तो ये सारे हमारे लाइक अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम के एग्जांपल हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक। तो इनमें से कौन सा जो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक नहीं है ये पूछा गया है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ऑप्शन बी इज इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, एंड ऑप्शन सी इज कोड ऑप्टिमाइजेशन,
एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिसीजन टेबल टेस्टिंग। सो इसकी अगर हम बात करें तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है कोड ऑप्टिमाइजेशन। सो इस क्वेश्चन में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से रिलेटेड चीज जो है वो नहीं है, ये पूछा गया है। तो कोड जो ऑप्टिमाइजेशन है ये हम कोडिंग फेज में, इम्प्लीमेंटेशन फेज में करते हैं। कोड को, जो भी हमारा कोड है उसका अगर हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच लिखा है तो हम उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे लाइक मूव ऑन करते हैं उससे पे। तो जो कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है ये सब जो है हमारा कोडिंग फेज, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज है, फोर्थ स्टेप है जो हमारा एसडीएलसी का, उसमें हम ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अगर हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की बात करें, तो जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा एक बाउंड्री केस होता है। दैट मीन्स कि आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने स्टेट का फॉर्म भरा होगा, तो स्टेट के फॉर्म में आपको एक एज क्राइटेरिया दी गई होगी कि अगर आपका एज फॉर एग्जांपल 21 से 40 के बीच में है, 21 से अगर आपका एज 40 के बीच में है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसके बीच में अगर आपका एज है तभी आप उस फॉर्म को के लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये आपका एक बाउंड्री कंडीशन होता है कि 21 से अगर कम हुआ तो आप वैलिड कैंडिडेट नहीं हो, तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते, या फिर अगर आपकी एज 41 है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो बाउंड्री केसेस है, लाइक 21 से कम और 40 से ज़्यादा, तो ये हमारा बाउंड्री केस है, और इस केस पे आप जो है एलिजिबल नहीं होगी, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो आपको वैलिड नहीं शो करेगा, इनवैलिड कर देगा। तो ये होता है बाउंड्री वैल्यू पार्टीशनिंग और बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में, बीवीए जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग। तो जैसा कि आपने स्टेट का, जब आप स्टेट की वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते होगे तो वहां पे आपको अपनी ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड मांगा जाता है। तो पासवर्ड में क्या होता है, पासवर्ड में आप हर जगह देखोगे लिखता है कि द पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 टू 12 कैरेक्टर्स। तो पासवर्ड का जो लेंथ है वो 8 से लेके 12 के बीच में होनी चाहिए। तो ये हमारे को एक क्राइटेरिया दिखती है कि पासवर्ड लेंथ मस्ट बी बिटवीन 8 टू 12। तो 8 से लेकर के 12 के बीच में ही हमारा पासवर्ड होना चाहिए। तो अब उसके बीच में अगर आप पासवर्ड 9 का रख रहे हो, या फिर आपका अगर पासवर्ड का लेंथ 11 है, तो इनके बीच में जो भी स्केल में, इस इंटरवल में आपकी जो भी वैल्यू आएगी वो सारे के सारे लाइक कंपैटिबल होगी और एक्सेप्टेबल होगी। तो ये चीज होती है इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग में, जहाँ पे हमारे पास एक इक्विवेलेंट वे में पार्टीशन, दैट मीन्स कि अलग अलग फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। जैसे कि अब अगेन 12 से 16 होगा, तो इस तरीके से उसके बीच में अब जो नंबर्स होंगी वही वहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगी। तो ये चीजें होती है सॉफ्टवेयर के केस में भी, जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं अलग अलग इनपुट वैल्यूज पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इनमें से गोल कौन सा नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि टू फाइंड अ डिफेक्ट और अ बग इन अ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज टू एलिमिनेट द नीड ऑफ द मेंटेनेंस। एंड द लास्ट ऑप्शन इज टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स द एक्सपेक्टेशन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि टू एलिमिनेट द नीड ऑफ मेंटेनेंस इज नॉट द गोल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक फॉर मेजरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करने के इनमें से कौन सी टेक्निक है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज पीयर प्रोग्रामिंग। ऑप्शन बी इज कोड रिव्यू। ऑप्शन सी इज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज कोड कवरेज एनालिसिस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज कोड कवरेज एनालिसिस, जहाँ पे हम टेस्ट केस लिख रहे होते हैं, और टेस्ट केस जैसे जैसे हमारा कितना पास हुआ, कितना टेस्ट केस हमारा फेल हुआ, तो उस बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसके हम बोलते हैं कोड कवरेज एनालिसिस या फिर टेस्ट कवरेज एनालिसिस। Let's move on to the next question कि according to the COCOMO model a project can be categorized into। so COCOMO model जो है ये हमारा सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन टेक्निक होता है। तो COCOMO मॉडल स्टैंड्स फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, जिसमें कि हम जो सॉफ्टवेयर का लाइन ऑफ कोड है उसके बेसिस पे सॉफ्टवेयर की साइज को, सॉफ्टवेयर के कॉस्ट को, सॉफ्टवेयर में कितना टाइम लगेगा, कितने लाइक रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को कंप्यूट कर रहे होते हैं कोकोमो मॉडल में। तो कोकोमो मॉडल में एक प्रोजेक्ट को हम कितने तरीके से कैटेगराइज करते हैं। सो अ प्रोजेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज इन कोकोमो मॉडल। द फर्स्ट कैटेगरी इज ऑर्गेनिक, द सेकंड वन इज सेमी डिटैच्ड एंड द थर्ड वन इज एम्बेडेड। तो जो ऑर्गेनिक है, जहाँ पे स्मॉल स्केल का प्रोजेक्ट होता है और लाइक
कम एक्सपीरियंस वाले जो डेवलपर्स होते हैं उनकी नीड होती है। और नेक्स्ट होता है हमारा सेमी डिटेच्ड, जहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाती है, लाइक इंटरमीडिएट लेवल की हो जाती है, और वहाँ पे लाइक एक्सपीरियंस डेवलपर की नीड होती है, और वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होता है। और हमारा जो लास्ट है वो होता है इम्बेडेड टाइप, इम्बेडेड कैटेगरी। तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है और इम्प्रूव हो जाती है, और वो रिस्क होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइक 10+ ईयर, 15 ईयर, 20+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डेवलपर की नीड होती है। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विच इज 3 टाइप्स। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि अ मॉड्यूल इज सेड टू बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट इफ इट हैज। सो ये भी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने दो टर्म पढ़े होंगे, कोहेसन एंड द सेकंड वन इज कपलिंग। सो कोहेसन में क्या होता है कि जो हमारा लाइक हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल एक होम पेज है, तो उस होम पेज में एक हेडर होगा, एक साइड बार होगा, एक बॉडी होगी, एक फुटर होगा। तो ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं। तो अब इस कंपोनेंट के अंदर जब हम उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडर का मैं कंपोनेंट लूँ, तो हेडर मॉड्यूल जो है उस मॉडल के अंदर अब हमारा एक लोगो होगा, फिर सर्च बार होगा, फिर हमारा एक यूजर का जो प्रोफाइल वाला टैब होता है वो होगा, ड्रॉप डाउन होगा। तो वहाँ पे मल्टीपल अब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो एक मॉड्यूल के अंदर हमारा सब मॉड्यूल्स है। तो जब हम उस मॉड्यूल पे जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो होता है हमारा कोहेसन। और जब हम पेज लेवल पे, लाइक होम पेज की अगर मैंने बात की, तो वहाँ पे हेडर है, फिर साइड नेव बार है, फिर हमारा बॉडी है, फुटर है। तो वो होता है हमारा कपलिंग, जहाँ पे कि हमारा लाइक जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की बिटवीन द मॉड्यूल हो रहा है, तो वो चीज़ होती है हमारी कपलिंग। और कोहेसन जो होता है वो हमारा विद इन अ मॉड्यूल होता है। तो ये होता है हमारा कोहेसन। सो जब भी किसी मॉड्यूल में हम उसे फंक्शनली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे, जब उसमें कोहेसन हाई होगा और कपलिंग लो होगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये फ्रेंड क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछा जाता है कि हम एक सॉफ्टवेयर में कपलिंग और कोहेसन को किस तरीके से मेजर करें। तो एक सॉफ्टवेयर में अगर कोहेसन ज़्यादा है, अगर वो हाई कोहेसिव है और लो कपलिंग है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिपेंडेंट, फंक्शनली इंडिपेंडेंट माना जाता है। एंड दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द डैश बिटवीन टू सॉफ्टवेयर यूनिट्स और द मॉड्यूल। और फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल और या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, और उस मॉड्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं, और फिर लाइक कंबाइन करने के बाद से दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पे हमारे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उसके बाद से हम टेस्ट करते हैं। तो वो होता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो इसके हमारे ऑप्शन है मेथड, राउट, रूटीन्स, ऑप्शन सी इज प्रोसीजर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंटरफेस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इंटरफेस। सो इंटरफेस बिटवीन टू सॉफ्टवेयर यूनिट्स। यूनिट्स मतलब कि सबसे पहले हमने यूनिट टेस्टिंग कर ली, और उसके बाद से यूनिट अगर हमारा सही चल रहा है तो फिर हम उस यूनिट को अदर यूनिट से कंबाइन करते हैं, और फिर से हम इंटीग्रेशन टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इंटरफेस जो होता है, जो दोनों ही कंपोनेंट का जो इंटरफेस होता है यूनिट का, उसको हम टेस्ट करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आज के हमारे मैराथन 9 के। एंड आई एम होपिंग कि जो भी कॉन्सेप्ट एंड एमसीक्यूज है वो आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन शेयर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।